नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर पर। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त एमकेएस माइसनी। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि हम द्वादश अध्याय दोष वेदीय चैप्टर कर रहे हैं। इसके फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट मैंने इसके अपलोड कर दिए। आज हम बात करेंगे रोगों के मार्ग के बारे में। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने दोषों के प्रकोप, संचय, शमन के बारे में बात की थी। दोषों के प्रकोप के कारण क्या हैं, क्यों प्रकोपित होते हैं, उनके 3 कारण थे। सात्वेंद्रियात संयोग, ठीक है, सेकंड था काल, थर्ड था कर्म। ये यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम बात करेंगे रोग मार्ग के बारे में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। आयुर्वेद के कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं यहाँ पे, कैसे रोग उत्पन्न हो रहे हैं, कैसे चिकित्सा करनी है। अब देखो, हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि दोष प्रकोपित कैसे हुए, क्या कारण था। एक तो नेचुरली होते हैं, एक रोग उत्पन्न करने के लिए होते हैं। नेचुरली होते हैं ऋतु के अनुसार, ये तो अपन कुछ नहीं कर सकते भाई। ऋतुओं में दोष प्रकोपित हो रहे हैं, अगले ऋतु में समन भी हो जाता है ऑटोमेटिक। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अब रोग मार्ग है कि रोग कैसे हुआ, क्यों उत्पन्न हुआ, किसके कारण ही बताए थे अपन ने पिछले में। तो अब आगे बात करते हैं। इससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं आयुर्वेदा के, समझिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बोलूँगा कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, अपने दोस्त अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिल रही है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मुझे एनर्जी मिलती रहे, ताकि मैं वीडियो बनाता रहूँ। ठीक है, क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से, बहुत ज़्यादा इजीली क्वेश्चन आते हैं कि रोग मार्ग से आप क्या समझते हो। ठीक है, 3 रोग मार्गों के नाम लिखिए, सविस्तार से वर्णन कीजिए। तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग हिसाब से क्वेश्चन आते हैं। तो मैं इस टॉपिक में बताऊंगा कि आपको कौन से श्लोक भी याद करना है, क्योंकि इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट श्लोक भी आने वाले हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। उपरोक्त कारणों से प्रकोपित हुए दो शरीर में रोग उत्पत्ति करने के लिए जिन मार्गों का धारण करते हैं उन्हें रोग मार्ग कहलाते हैं। अब क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट होता है सीधा सा, रोग मार्ग किसे कहते हैं। ये तो उपरोक्त कारण नहीं लिखना एग्जाम में, आपको लिखना है कि प्रकोपित दोष, जिन कारणों से प्रकोपित दोष रोग उत्पत्ति करने के लिए जिन मार्गों का धारण करते हैं रोग मार्ग कहलाते हैं। अब प्रकोपित दोष क्यों है, ऊपर बताया, क्योंकि अपन ने पिछली वीडियो में बात कर ली है। वही है सात्वेंद्रियात संयोग, काल। ठीक है, 3 बताए थे आपको पूरे। अब इनकी संख्या भी 3 बताई है। तो रोग मार्ग कितने हैं, 3। शाखा, कोष्ठ, हस्ती, संधि। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मतलब हर एग्जाम से आ ही जाता है। बहुत से स्टूडेंट कमजोर होते हैं, समझ नहीं पाते शाखा क्या है, कोष्ठ क्या है, हस्ती, संधि। अब शाखा से आप समझ लो अभी से, क्योंकि ये शब्द ना शाखा शाखा बार बार आएगा, आप समझ नहीं पाओगे किसकी बात कर रहे हैं, शाखा है क्या। तो देखो, शाखा या बाह्य रोग मार्ग, शाखा को ही बाह्य रोग मार्ग कहते हैं। आश्रय किस में रहते हैं, रस, रक्त, मांस, वेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र और त्वचा। ये मैंने 2 वर्ड लिख रखा है यहाँ पे, रस, रक्त आदि धातुएं और त्वचा, मतलब 7 धातु और त्वचा शाखा को मतलब बाह्य रोग मार्ग या शाखा बोला जाता है उनको। तो रोग मार्ग में कौन सा है, शाखा या बाह्य मार्ग तो पहला हो गया। तो उसमें रक्त, रस, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र और त्वचा। अब देखिए कॉन्सेप्ट समझने के लिए, दोष प्रकोपित हुए, इन्होंने रोग मार्ग लिए रोग उत्पन्न करने के लिए। तो जो रोग शाखा का उपयोग करते हैं, मतलब शाखा से होकर निकलते हैं, रोग उत्पत्ति करने के लिए जिन मार्गों को धारण करते हैं, तो वो कौन कौन से रोग हैं, यहाँ पे कुछ मतलब सार भाग दिया कि वे ऐसे ऐसे रोग शाखा के कारण होते हैं। गंड, अलजी, अर्बुद, अर्श, सौंफ, गुल्म। कल का मतलब गलगंड आप समझते हो। अलजी, अर्बुद यानी गांठ होती है, सौंफ यानी सूजनता, और गुल्म यानी गांठ पड़ना पेट में, मतलब गुल्म के क्या बोलते हैं, गांठ सी मतलब बन जाती हैं एक तरीके से। तो जो मुझे आ रहा है मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो जो शाखा का धारण करते हैं ना रोग उत्पत्ति करने के लिए मार्गों का धारण, वो उनमें ये रोग होते हैं। और शाखा किसको बोलते हैं, बाह्य रोग मार्ग बोलते हैं। आश्रय क्या है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, इनको शाखा बोलते हैं। ये 7 धातु और त्वचा। ठीक है, अब होता है कोष्ठ, अंतर्मार्ग। देखो 3 मार्ग धारण किए थे, बाह्य मार्ग, अंत्य मार्ग और अस्थि और संधि। तो बाह्य मार्ग की शाखा है, अंत्य मार्ग कोष्ठ है। तो अब कोष्ठ को अंत्य मार्ग क्या है, वो मतलब कोष्ठ आमाशय, पक्वाशय, गर्भाशय, जो भी मतलब खाली स्थान वाले हैं, मांस, फुसफुस है, जितने भी मतलब आप एनाटॉमी में स्टडी करोगे, वो जो आशय, महास्रोतस, पक्वाशय, आमाशय, तो रोग क्या उत्पन्न करेंगे। अब कोष्ठ में आपको पता है, कोष्ठ बस्ती हो गया, कोष्ठ है, आमाशय, पक्वाशय, बस्ती, गर्भाशय हो गया, इस तरह के जो भी 8 कोष्ठ हैं,
उनमें सभी में, सॉरी ज़्यादा भी हो सकते हैं, मेरे को कन्फर्म नहीं है इसलिए मैं आपको गलत नहीं बताना चाहता। तो जो रोग उत्पन्न करेंगे इन कोष्ठों में, जो कोष्ठ का यूज करेंगे रोग उत्पत्ति करने के लिए, उनमें बमन यानी आपको सामान्य से समझेगी वॉमिटिंग करना, अतिसार मतलब दस्त टाइप, श्वास काश ज्वर, श्वास की बीमारी होना, खांसी होना, ज्वर होना, अर्श, देखो अर्श यहाँ भी आ रहा है और अर्श यहाँ भी आ रहा है, ठीक है, गुल्म यहाँ भी आ रहा है, गुल्म यहाँ भी आ रहा है, सौंप यहाँ भी आ रहा है, सौंप यहाँ भी आ रहा है, तो विसर्प और विदर्दी। अब आप समझोगे कि ये देखो त्वचा तो यहाँ दिया है और विसर्प और विदर्दी यहाँ दिया हुआ है, तो कोई कॉन्सेप्ट मत लगाइए, बस आचार्यों ने बोला है तो याद कर लीजिए, क्योंकि अपन आचार्यों से बड़े नहीं हैं। ओके, अब आता है अस्थि संधि और मध्यम रोग मार्ग। 3 तरह के रोग मार्ग थे, अंत्य मार्ग, बाह्य मार्ग और मध्यम रोग मार्ग। तो मध्यम मार्ग में अस्थि संधि आता है, अंतर मार्ग में कोष्ठ आता है, बाह्य मार्ग में शाखा आती है। और शाखा में क्या आता है? रस, रक्त, मांस में अस्थि, मज्जा, शुक्र और त्वचा। कोष्ठ में के जितने भी महास्रोत, समास्य, पक्वास्य। और अस्थि संधि में मर्म, संधि, अस्थि, शिरा, स्नायु। ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है, ये मतलब ये बेस है। आपको जब भी आप आगे स्टडी करोगे सेकंड ईयर थर्ड ईयर में, तो इन्हीं का नाम लिया जाएगा। अस्थि संधि इनका नाम नहीं लिया जाएगा, शाखा का नाम लिया जाएगा, इनका नाम नहीं लिया जाएगा, कोष्ठ का नाम लिया जाएगा, इनका नाम नहीं लिया जाएगा। तो आपको समझना है कि किसकी बात कर रहे हैं ये। अब जो रोग होंगे, यक्षमा, पदवद, सिर रोग, हृदय रोग, संधि और अस्थि के रोग होंगे। जो भी मतलब प्रकोपित द्वैत मध्यम मार्ग का उपयोग करते हैं तो उनमें ये रोग उत्पन्न होते हैं। ओके, तीनों दोषों के प्राकृतिक क्रम है वात, पित्त, कफ। ये आपको याद करने हैं, इंपॉर्टेंट लगा लो 5 स्टार। आपको एक कोटेशन भी याद करने हैं, वात वाला, पित्त वाला, कफ अपनी मेन बुक से याद कर लेना। देखो हमेशा अष्टांग हृदय पढ़ने के 2 रूल हैं, एक तो मेन बुक और एक शॉर्ट। तो मेन बुक आप स्टडी कीजिए और ये समझने के लिए है शॉर्ट। शॉर्ट को तो एग्जाम के टाइम पे उठाना, लेकिन स्टडी तो मेन बुक से ही करनी है ना। तो वात, पित्त, कफ के आपको ये क्रम वाले, फंक्शन वाले आपको याद करने हैं। मुख में खसेलापन, स्याव, अरुण वर्ण, कंपन, शुष्कता, रुक्षता, रोमांच, तर्पण, प्यास, संकोच, भेदन, तोद, संचरण, व्यास, व्याध, स्वाद और साद। ये क्रम है। पित्त, मुख में कटु अमल रस की प्रतीति, पांडु व रण को छोड़कर सभी वर्ण, पांडु और अरुण वर्ण को छोड़कर सभी वर्ण पित्त के कारण होते हैं। दहा, पाक, श्वेत, किल्लिनता, श्राव, क्रोध, शीतलता, मंद और मूर्छा, ये सब पित्त के कर्म हैं। और आप जब फिजियोलॉजी के पात, पित्त, कफ के जब प्राकृतिक क्रम है वो भी आप यहाँ चरक के अनुसार बता रखे हैं वहाँ पे, तो वो भी आप बता सकते हो। वहाँ पे अष्टांग अनुसार, अष्टांग हृदय के अनुसार भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे ओनली अष्टांग हृदय के बता रहे हैं, क्योंकि अपन अष्टांग हृदय स्टडी कर रहे हैं। तो ये कोटेशन आपको याद करने हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ये त्रिदोषों के प्राकृतिक क्रम तो आपको हर जगह आएंगे, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि 100% याद कर ही लेना। कफ, मुख में मधुर व लवण रस की प्रतीति, श्वेत वर्ण, अति निंद्रता, गुरुता, आलस्य, स्निग्धता, शीतता, कठिनता, कंडू, स्रोत अवरोध, अल्पवेश, सौमित्र, शोक, पाक न होना, ये सब कफ के क्रम है। अब देखो वही गुणों से सब कुछ रखता है। वात के गुण है तत्र, रुक्ष, लघु, शीतो, खर, सूक्ष्म, च, नील। रुक्षता है ना, तो रुक्षता वाला, सूक्ष्मता वाला, कंपन, रोमांच, तर्पण, मुख में कसेलापन, कुछ ज़्यादा भी हैं कुछ कम भी हैं। तो ये है ना एक तरीके से बहुत लेंदी क्वेश्चन है यहाँ पे, लेकिन देखो एक एक वर्ड एक ही लाइन में सब कुछ लिख दिया, तो आपको ऐसा नहीं लिखना एग्जाम में। वहाँ पे आपको 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, इस तरीके से लिखना है। तो ये आपको याद करना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 200 के भेद, वृद्धि 6 के अनुसार शरीर में 200 के 62 भेद बताएं। किस तरीके से बताएं वृद्धि 6 के अनुसार? भाई वात वृद्धि हुआ, कफ 6 हुआ, पित्त वृद्धि हुआ, पहले तो 1 1, फिर 2 2, फिर 3 3 के जोड़े बना के इस तरीके से 62 भेद बताएं। आपके ये मेन बुक में बताएं, आपको ये भेद याद रखने हैं। अगर हो जाए तो अच्छी बात है, और जब है ना शुरुआत में तो इतना करना, बाद में जब डिटेल में स्टडी करना तो आपको याद करने ही होंगे। अब आता है रोग की 10वीं परीक्षा। देखो अब रोग हो गया तो रोग की परीक्षा कैसे करें? सिंपल सी बात है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो, 2 नंबर का क्वेश्चन या 5 नंबर का क्वेश्चन। जब आप चरक संहिता पढ़ोगे सेकंड ईयर में, तो यही क्वेश्चन रोग की 10वीं परीक्षा 20 नंबर का बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दूस, देश, काल, अग्नि, प्रकृति, वै, सत्व, हार, रोग, यही मतलब इनको विस्तार से समझाना पड़ेगा एक एक पॉइंट को। वहाँ पे ये 20 नंबर या 10 नंबर या 15 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये 2 नंबर का कि क्वेश्चन आता है रोग की 10वीं परीक्षा को समझाइए। अब क्वेश्चन ये यहाँ पे क्यों नहीं आता लेंदे, क्योंकि पता है आचार्य होगी ये सेकंड ईयर में अपन डिटेल में स्टडी करेंगे तभी पूछेंगे। अभी आयुर्वेद की अष्टांग दृष्टि से बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप उनको पूछ सकते हो।
तो दूस, देश, काल, अग्नि। देश से आप समझ सकते हो कि किस में रहते हो आप, मतलब गर्म वातावरण में रहते हो, आनुप प्रदेश में रहते हो, जांगल प्रदेश में रहते हो और मध्यम में रहते हो। आनुप यानी जल वाले प्रदेश में जहाँ पे स्निग्धता ज़्यादा है, जांगल प्रदेश यानी उष्णता ज़्यादा है, उस तरीके से प्रदेश। काल क्या है, गर्मी है, सर्दी है, ठंडी है। अग्नि कैसी है, अग्नि मध्य में है, तीक्ष्ण है, विषम है। प्रकृति कैसी है, वातज पित्तज कफज प्रकृति कैसी है, वह कैसी है, बाल्यावस्था है या फिर युवावस्था है या वृद्धावस्था है। सत्व कैसा है कि चिड़चिड़ा वाला व्यक्ति है मतलब, या फिर शाम में जो अपन, ये मतलब है ना, प्रैक्टिकल भी है इसका फिजियोलॉजी उसमें, पैथोलॉजी में, तो आप क्लियर समझोगे। आहार कैसा लेता है और रोग की विभिन्न विभिन्न अवस्थाओं की विवेचना की जाती है। तो ये यही बता रहा है कि दूस, देश, काल, अग्नि, प्रकृति, वह, सत्व, आहार, रोग की विभिन्न विभिन्न अवस्थाओं की विवेचना, इन सभी का सूक्ष्म ज्ञान करके ही चिकित्सा करनी चाहिए। इन मतलब जब भी कोई रोगी आता है ना आपके पास, तो उसका दूध से देखना चाहिए कि वो क्या दूषित हुआ है, क्या खाता है, क्या पीता है, ठीक है। उसका देश कैसा है कि वो किस देश में रहता है, काल क्या है कि गर्मी सर्दी क्या है, मतलब अग्नि कैसी है उसकी, प्रकृति क्या है, वह कैसी है, मतलब तो उस इन सबों को ज्ञान लेके उससे सब कुछ जानने के बाद में आयुर्वेद चिकित्सा को चिकित्सा करनी चाहिए, ठीक है। ये इसमें बताया, ये आपको याद होने चाहिए। और जो मेन बुक है उसकी एक बार रीडिंग करना, ये बहुत शॉर्ट है यहाँ पे। ये तो मैं आपको ओनली पास होने के लिए बता रहा हूँ, समझाने के लिए बता रहा हूँ, नहीं बहुत लेंथी चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है। अब 200 का शरीर में स्थान, यहाँ पे एक सारणी दी हुई है, अपन ने बात कर चुके हैं ऊपर फर्स्ट वीडियो में। पक्वास्य कटी, दोनों शक्ति, दोनों पाद, अस्थिया, श्रोत्र, स्पेशल और अधोभाग, पित्त की नाभि, अमाशय, स्लेद, लसिका, रस, रक्त, चक्षु, मध्य भाग, कप। ये सारणी आपको याद हो गई होगी क्योंकि मैंने पहले वीडियो में इसको अपलोड बता दी थी। ओके, शरीर में स्थान की ये सारणी आप याद कर लेना, क्योंकि वात का स्थान नीचे होता है, पित्त का मध्य में होता है, कफ का शुरुआत में होता है। तो बॉडी के शुरुआत में, पित्त बॉडी के मध्य में, और वात का बॉडी के नीचे, मतलब नाभि के नीचे। वायु के भेद, उनके स्थान एवं क्रम हम पहले वीडियो में बात कर चुके हैं, वही है यहाँ पे सारणी के माध्यम से, ठीक है। फिर पित्त के भेद और स्थान वो पहले वीडियो में कर चुके हैं, वो सेकंड वीडियो में कर चुके हैं अपन, वही है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे सारणी है, एक अच्छे सिस्टमेटिक तरीके से आपको ये याद करने में आसानी होगी। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। 9929189009 पर, और आपकी कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, आप पूछ सकते हो। लेकिन आपको मैसेज करने से पहले अपना नाम, अपनी कॉलेज, अपना स्टेट और आप कौन से बैच से हो, क्या आपका क्वेश्चन ये भेजना है। हेलो हाय का क्वेश्चन मत करना, मैं रिप्लाई नहीं करूँगा। आपका जब क्वेश्चन होगा तो ही मैं रिप्लाई करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। हमने 12th चैप्टर कंप्लीट कर लिया, अब हम 13वां चैप्टर जल्दी ही करेंगे। तो जल्दी मैं कोशिश करूँगा कि 13वां 14 15 भी मैं जल्दी करा दूँ, फिर उसके बाद अपन पंचकर्म स्टार्ट करेंगे। तो बहुत सारा प्रोसेस है, आपका सपोर्ट, अपना प्यार चाहिए। बस आप कमेंट करते रहना ताकि मुझे एनर्जी मिलती रहे, ताकि मैं वीडियो बनाता रहूँ। थैंक यू।